चलिए हमारे जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 10 से। ठीक है, तो अभ्यास 10 ए को हल करने से पहले ना देखिए हम लोग का चैप्टर का नाम है चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज हम लोग का चैप्टर का नाम है, ये हम लोग का इकाई 10 है। ठीक है, थोड़ा हम लोग चतुर्भुज के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम लोग अभ्यास को हल करेंगे। चलिए हम लोग का चैप्टर का नाम है चतुर्भुज। तो देखिए हम लोग चतुर्भुज क्या होता है, पहले चतुर्भुज को समझ लेते हैं। देखिए चतुर्भुज, देखिए चार भुजाओं से बंद आकृति को ना चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चलिए हम एक चतुर्भुज बना देते हैं। देखिए चार भुजाएं भी उसमें हो साथ साथ और बंद भी हो आपस में, है ना। किसी तरह से इस तरह बना दीजिए। चलिए हमने इस तरह से बना दिया, चार भुजाएं हैं और चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं। ए बी, यहाँ बिंदु सी, यहाँ पे बिंदु डी। इस तरह से हमें एक चतुर्भुज प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पर भी हम लोग को दिया हुआ है, कई आकृतियाँ दी हुई है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ना कि 1 2 3 तीन ही भुजा है ना, तो ये त्रिभुज बनेगा, चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर दूसरी आकृति हम लोग देखते हैं। 1 2 3 4, चार भुजा तो दिया है लेकिन ये बंद ही नहीं है, तो यहाँ पर ये भी हम लोग का नहीं बनेगा। तो देखिए ये हम लोग का नहीं बना, ये वाला ये तो त्रिभुज बन जाएगा। और यहाँ पर देख रहे थे कि हम लोग चार भुजाएं तो थी लेकिन बंद ही नहीं था, तो ये भी आकृति हम लोग का चतुर्भुज नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 भुजाएं तो हैं, लेकिन यहाँ पर गैप दिया हुआ है बीच में। ठीक है, तो यह भी अगर यहीं पर यह बंद रहता ना, यह इतना तक ही रहता, बंद रहता तो मतलब यह चतुर्भुज बनता, लेकिन बंद ही नहीं तो यह भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, यह भी चतुर्भुज नहीं बना। यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 भुजा तो है और साथ में चारों भुजाएं आपस में बंद है, तो ये हम लोग का चतुर्भुज बनेगा कि ये हम लोग का चतुर्भुज है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख रहे हैं इस आकृति को 1 2 3 4 भुजाएं हैं और साथ में सभी आपस में बंद आकृति है, तो यह चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5, पाँच भुजाएं दे दिया है। ठीक है, और बंद आकृति तो है, लेकिन यहाँ पे चार की जगह हम लोग का कितना 5 भुजा दे दिया, तो अब ये भी हम लोग का नहीं बनेगा, पंचभुज बन जाएगा। ठीक है, लेकिन चतुर्भुज नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पर चले आ जाते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 भुजाएं और साथ में सभी आपस में बंद है, तो ये भी हम लोग का क्या बनेगा, चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको अगर हम लोग को लिखना रहेगा तो हम लोग लिख देते हैं कि चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं ना कि चतुर्भुज में इसका पहले हम लोग शीर्ष समझ लेते हैं। देखिए कि शीर्ष क्या होता है। देखिए चतुर्भुज का शीर्ष का मतलब ना, जैसे यहाँ पर हम लोग को दे देना, देखिए यहाँ पर बिंदु ए जो है, मतलब शीर्ष मतलब कोना, यहाँ पर ये कोना हो गया। इस तरह से जो आपका दिख रहा है ना कोना, यही इसका शीर्ष कहलाता है। ठीक है, इसको हमको लिखना रहेगा ना, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी हम लोग का एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो अब इसके शीर्ष क्या बनेगा, शीर्ष जब इस कोने की आप बात करेंगे ना, हम लोग लिख देंगे कि शीर्ष, ठीक है, ए। ठीक है, तो मतलब इसकी आप बात कर रहे हैं तो ये हम लोग का शीर्ष है। यहाँ पर बिंदु मतलब एक चतुर्भुज में कितने शीर्ष होंगे, सिर्फ 4 ही शीर्ष होंगे। ठीक है, शीर्ष मतलब कोना। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, शीर्ष ए लिख देंगे हम लोग, शीर्ष बी लिख देंगे, शीर्ष सी और शीर्ष डी लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से 4 इसमें शीर्ष बना। चलिए सेकंड में हम लोग समझ लेते हैं भुजाएं, है ना। चलिए इसको भी हम लोग लिख देते हैं। भुजाएं क्या होती हैं, देखिए चार भुजाओं से बंद आकृति को, यही सब भुजाएं, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, है ना। चार भुजाओं को ही हम लोग क्या करते हैं, भुजाएं मतलब रेखाखंड दिया हुआ है। ठीक है, रेखाखंड है, यहाँ पर 1 2 3 4 है। ठीक है, 4 यहाँ पे भुजाएं हैं। ठीक है, इन्हीं को भुजा कहते हैं। तो भुजा हम लोग का हो गया, इसको लिखना रहेगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे भुजा ए बी बनेगा। चलिए हम लोग इसी तरह लिख देते हैं, भुजा ए बी बनेगा, बी सी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे सी डी बनेगा। ठीक है, और ए डी बनेगा। ठीक है, यही 4 भुजाएं हैं, हम लोग को लिखना रहेगा तो भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी डी, भुजा ए डी लिख देंगे। चलिए हम लोग तीसरा विकर्ण समझ लेते हैं ना, कि चतुर्भुज के विकर्ण क्या होगा। ठीक है, विकर्ण, यह सब कुछ हम लोग त्रिभुज के ही बारे में, मतलब चतुर्भुज के ही बारे में समझ रहे हैं ना। चतुर्भुज के शीर्ष के बारे में समझा हमने, और इसकी भुजाएं क्या हो गई, 4 भुजाएं हो गई और 4 यहाँ पे शीर्ष हो गया। ठीक है, विकर्ण की बात करें ना, तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पर ये वाला आपको दिख रहा है ना, जो आमने सामने का शीर्ष आप मिला देंगे तो ये विकर्ण हम लोग का हो जाता है। चलिए हम लोग इसी तरह खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिंदु बी और डी को हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक यह विकर्ण बन जाएगा और एक यहाँ से बिंदु हम लोग सी को बिंदु ए से मिला देंगे ना, तब हम लोग का 2 विकर्ण कुल बनेगा। ठीक है, एक चतुर्भुज में ना 2 विकर्ण बनेगा।
ठीक है। यहाँ से आमने सामने से आप बिंदु से मिला देंगे, मतलब यहाँ पे शीर्ष सी और डी को मिलाएंगे ना, तो यहाँ पे बी और डी को मिला दिए तब एक विकर्ण आपको मिला, और एक मिलेगा यहाँ से ए और बिंदु ए और बिंदु सी को मिलाया तो, ठीक है। तो हम लोग को लिखना रहेगा तो हम लोग लिख देंगे विकर्ण कौन सा, डी बी, ठीक है, डी बी लिख देते हैं, या बी डी लिख देते हैं, या डी बी, ठीक है, यह बनेगा। और विकर्ण ए सी लिख देते हैं, ठीक है, ए सी या लिख दीजिए या सी ए लिख दीजिए, विकर्ण ए सी, ठीक है। चलिए और हम लोग समझ लेते हैं संलग्न भुजा, चौथा है संलग्न। जब भुजाएं कह देगा तो संलग्न भुजाएं क्या होती हैं, देखिए कह रहा है ना, देखिए यहाँ पर एक भुजा ए बी है यहाँ पे, और यहाँ पे भुजा ए डी है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों भुजाएं की आप बात करेंगे ना, तो यहाँ पे ये दोनों संलग्न मतलब जुड़ी हुई हैं, ठीक है। यह वाली भुजा है इस भुजा के साथ जुड़ी हुई, यह संलग्न भुजा आपस में बना। अब जब देखिए यह तो एक संलग्न भुजा, सिर्फ दो भुजाएं, ठीक है, दो भुजाएं आपस में जुड़ी रहेंगी इस तरह से, और यह भी इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक चतुर्भुज में तो यह एक संलग्न भुजा बना, यह भुजा इसके संलग्न है, ठीक है। और फिर इस भुजा की बात करेंगे तो यह इसी भुजा से भी संलग्न है, यह दो भुजा मतलब बना, एक जोड़ा यहाँ पे बनेगा, एक जोड़ा यहाँ पे, एक जोड़ा यहाँ पे, इस तरह से कुल 4 जोड़ा बनेगा, ठीक है, संलग्न भुजाओं का। एक इसको ले लेंगे तो एक संलग्न भुजा बनेगा, फिर इसको और इसको ले लेंगे तो बनेगा, फिर इसी को और इसको ले लेंगे तो संलग्न भुजाएं बनेंगी, ठीक है। हमको लिखना रहेगा तो चलिए हम लोग लिख देते हैं संलग्न भुजा ए बी लिख देते हैं, ए बी तथा, और भुजा ए डी लिख देते हैं, यह बना संलग्न। और क्या बनेगा, ए डी और सी, मतलब यहाँ ए डी और यहाँ पे डी सी जो है, या सी डी कह दें इसको, ए डी भुजा ए डी तथा भुजा सी डी लिख देते हैं। इस तरह से कुल 4 बार बनेगा, एक बार इसको लेंगे, इसको और इसको एक बार, और फिर जब इसको लेंगे तो 2 बार, फिर इसको और इसको लेंगे तो 3 बार, और फिर इसको और इसको लेंगे तो 4 बार बनेगा, ठीक है। इस तरह से अगर लिखना चाहेंगे तो संलग्न भुजाएं इस तरह से आपका 4 बार बनेगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग 5वां समझ लेते हैं। 5वां हम लोग लिख देते हैं सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने भुजाएं। देखिए यहाँ पर एक हम लोग को चतुर्भुज है ना, तो देखिए यह वाली भुजा है, इस भुजा के जो सामने भुजा पड़ रही है ना, ये आपस में सम्मुख भुजाएं हैं, मतलब भुजा ए डी के सम्मुख भुजा कौन सा है, बी सी है, ठीक है। अच्छा, इस भुजा के सम्मुख भुजा सामने भुजा कौन सी है, डी सी भुजा के सम्मुख भुजा बनेगी ए बी, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखना है तो लिख देते हैं भुजा ए डी की सम्मुख मतलब सामने की, सम्मुख भुजा हम लोग का हो जाएगा ए डी के सम्मुख बी सी, और यहाँ पे भुजा हम लोग लिख देते हैं किसको, ए बी ना, ए बी की सम्मुख भुजा सी डी लिख देते हैं, ठीक है, सी डी हो गया। इस तरह से ए डी का बनेगा बी सी, और यहाँ पे सी डी भुजा का सम्मुख बनेगा ए बी। चलिए आ जाते हैं हम लोग 6ठा समझ लेते हैं अंतःकोण। चतुर्भुज का अंतःकोण हम लोग समझ लेते हैं अंतःकोण। चलिए एक चतुर्भुज हम लोग यहाँ पर फिर बना देते हैं, इस तरह से हम लोग बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए जब चतुर्भुज का अंतःकोण की बात करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर चलिए हम नामकरण भी कर देते हैं, ए बी सी डी नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है हम लोग का, ठीक है। अंतःकोण का मतलब अंदर का कोण, ये वाला कोण की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको लिखना रहेगा तो इस कोण को कैसे लिखेंगे हम लोग, बी ए डी, कोण बी ए डी, यह बना हम लोग का अंतःकोण, ठीक है। फिर इस कोण की बात करेंगे, अंत मतलब अंदर का जो अब भी आपका कोण बन रहा है ना, दो भुजाओं के साथ में जो भी आपका कोण बन रहा है, ठीक है, संलग्न भुजा के साथ में जो भी कोण बन रहा है, ठीक है, ये इस भुजा के साथ बना ये वाला कोण, तो वो यह कोण हो जाएगा ए डी सी, कोण ए डी सी। और इस कोण की भी बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, बी सी डी हो जाएगा, कोण बी सी डी हो जाएगा। और इस वाले कोण की बात करेंगे तो यहाँ पर ये हम लोग का हो जाएगा ए बी सी बोल देते हैं, ठीक है, ए बी सी, यह वाला। इस तरह से हम लोग को कुल 4 अंतःकोण मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं बाह्य कोण, बाह्य रहेगा कोण, ठीक है। देखिए यही चतुर्भुज है ना, इसी चतुर्भुज में हम लोग ना यहाँ पर एक भुजा हम लोग इस तरह से आगे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसी को हम लोग थोड़ा सा
इधर आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके साथ यह जो कोण बन रहा है, ठीक है, यह वाला जो कोण बन रहा है, चलिए यहाँ पर हम लोग कोई नामकरण ई कर देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ना ये जो आपकी रेखा थी, हम लोग का जो यहाँ पे भुजा जो था उसको हम लोग आगे बढ़ा दिया, ठीक है, आगे बढ़ा दिया। तो अब जो कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना, ये हम लोग का कहलाएगा, चलिए इसको नामकरण करना रहेगा तो क्या करेंगे, ADE, कोण ADE, यह हम लोग का बनेगा बाएं कोण, ठीक है। चलिए, या फिर आप किसी को भुजा का आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इस भुजा के साथ इस देखिए यह वाला हम लोग भुजा आगे बढ़ा दिए ना, तो यह वाला जो कोण बन रहा है ना, इसमें एक भुजा के साथ ही बनना भी चाहिए। चलिए एक और हम यहाँ पे आकृति बना देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने बना दिया, इसी तरह से हम बना देते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमने बना दिया। देखिए यहाँ पर हम लोग का बिंदु ए हो गया, यहाँ पे बिंदु बी हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे बिंदु सी हो गया, यहाँ पे बिंदु डी हो गया, ठीक है। जो यह मतलब जो भुजाओं से आकृति घिरी हुई है ना, ये इतना तो हम लोग का चतुर्भुज हो जाएगा। बाकी अब अगर हम लोग बाएं कोण की बात करें ना, तो देखिए यह वाला हम लोग का इतना चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है, इतना चतुर्भुज बन गया। और देखिए यह जो हम लोग इस भुजा को हम लोगों ने इस तरह आगे बढ़ा दिया ना, तो यह वाला जो कोण बनेगा, यह हम लोग का बाएं कोण बनाएगा, ठीक है। अब इस भुजा को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया ना, तो यह वाला कोण जो बना है, तो यह वाला कोण जो बना है, यह भी हम लोग का बाएं कोण होगा, ठीक है। अब देखिए क्या यह वाला कोण भी बाएं कोण होगा? नहीं होगा यह वाला कोण बाएं कोण, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह इस भुजा से जुड़ा हुआ ही नहीं है, इस चतुर्भुज से, ठीक है। इस चतुर्भुज से भी जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग इस भुजा को आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो इस भुजा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग का यह मिलेगा हम लोग का बाएं कोण, ठीक है। अब इस भुजा को हम लोग इस तरह आगे बढ़ा रहे हैं, तो यह मिलेगा हम लोग को बाएं कोण, ठीक है। अब इस भुजा को हम लोग इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो यह वाला कोण आपको मिलेगा बाएं कोण, ठीक है। अब इस भुजा को आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको यहाँ मिला बाएं कोण, ठीक है। चलिए, अगर इस भुजा को आप आगे इस तरह से बढ़ा रहे हैं, तो यह इस भुजा के साथ आप जो चतुर्भुज के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये कोण बना है, तो यह हम लोग का बाएं कोण बना। अब इस भुजा को हम लोग इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, तो यह वाला बनेगा हम लोग का बाएं कोण, ठीक है। इस तरह से ये हो गया बाएं कोण। चलिए 8वां हम लोग समझ लेते हैं, चतुर्भुज का अंतःभाग और बाह्य भाग, ठीक है। अंतःभाग कामा बाह्य भाग, इन दोनों बातों को हम लोग समझ लेते हैं। बाह्य भाग, देखिए अभी ना हम लोग को कोई बिंदु दे देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप चतुर्भुज तो देख ही रहे हैं, ठीक है। चतुर्भुज के अंदर मान लीजिए कोई बिंदु दे दिया ना, बिंदु इसको नामकरण हम लोग चलिए कर देते हैं, यल कर दिए, ठीक है। यह यहाँ पर यल है, कोई बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर कोई बिंदु हम लोग ले लेते हैं, यम है, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं की बात करेंगे, तो यह चतुर्भुज के अंतर क्षेत्र में है, तो यह अंतःभाग में हो जाएगा, ठीक है। जो भी अंदर रहेगा तो अंतर क्षेत्र में, मतलब अंतःभाग में बोल देंगे, ठीक है। और बाह्य भाग में मान लेते हैं, यहाँ पर कोई यहाँ पे चतुर्भुज बना देगा, यहाँ पर बाह्य कोई बिंदु बना दिया, चलिए मान लेते हैं ओ बिंदु बना दिया, ठीक है। तो बाहर दे दिया इसको ना, तो ये हम लोग का बाह्य भाग में आ जाएगा, ठीक है। चतुर्भुज के अंदर रहेगा तो अंतःभाग में बोल देंगे, और बाहर रहेगा इसके, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु दे दिया और इसको बारे में पूछ दिया, मान लेते हैं यहाँ पर यक्स बिंदु दे दिया जो यहाँ पर है चतुर्भुज के बाहर है, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि यह बाह्य भाग में है चतुर्भुज के, ठीक है। चलिए एक बार और हम बता देते हैं। देखिए चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज ना चार भुजाएं होनी चाहिए, साथ में बंद होनी चाहिए, ठीक है। चार भुजाओं से बंद आकृति रहेगी तो उसे हम लोग चतुर्भुज कह देंगे, ठीक है। इसका हमने परिभाषा लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, शीर्ष की बात करें तो कोनों की बात करता है, ठीक है। यहाँ पर एक चतुर्भुज हो गया, तो जहाँ बिंदु ए है ना, यहाँ बी है, सी है, डी, बिंदु ए सब है ना, एक कोने हैं, ठीक है, इसी को कर लेंगे शीर्ष, ठीक है। और भुजाओं की बात करेंगे ना, तो जो यहाँ भुजा कितना बना, ए बी बना, यहाँ पे बी सी बना, यहाँ पे सी डी और यहाँ पे ए डी बना, ये सब भुजाएं हैं, चार भुजाओं से मिलकर बनता है। विकर्ण की बात करें ना, तो सामने के शीर्ष आप मिला देंगे एक दूसरे से ना, यहाँ पे डी और बी को मिला दिए, तो यहाँ पे शीर्ष बना, और यहाँ नहीं विकर्ण बन जाएगा, ठीक है। दोनों शीर्षों का आमने सामने के शीर्षों को मिला दिए ना, तो ये विकर्ण बन गया। ए और सी को मिला दिए, बिंदु ए सी को ना, तो यह हम लोग का विकर्ण बन गया, ठीक है। अच्छा, संलग्न भुजा की बात करें ना, तो इस भुजा को और इस भुजा को ले लेंगे साथ में, तो यह संलग्न भुजा बना। इस भुजा के साथ फिर इस भुजा को ले लेंगे, तो ये भी संलग्न भुजाएं हैं, मतलब दो भुजाएं आपस में संलग्न होनी चाहिए, जुड़ी हुई, ठीक है। ये वाली भुजा के साथ लेंगे तो यह वाला भुजा संलग्न भुजा, ये दोनों साथ में बनेंगी संलग्न भुजाएं, ठीक है। इस भुजा के साथ ये वाली भुजा संलग्न बनी। और फिर सम्मुख भुजा की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे ए डी भुजा है ना, इसके सामने वाली भुजा क्या है, सम्मुख मतलब सामने, ए डी भुजा के सम्मुख भुजा बनेगी बी सी, और यहाँ पे जो सी डी है इस भुजा के सम्मुख बनेगी ए बी भुजा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर फिर हम लोग समझ लेते हैं कि चलिए सम्मुख भुजा समझ लिए हम लोग। यहाँ पे अंतःकोण की बात करेंगे तो चतुर्भुज को ही रहेगा, और उसके अंदर के कोणों की बात होगा ना, तो इन कोणों की जब बात होगा, ठीक है, तो ये होगा अंतःकोण, ठीक है। अब जब इसके मतलब कोई भी भुजा आगे बढ़ा देगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कोई भुजा से आप जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो जो कोण बनेगा वो बनेगा हम लोग का बाह्य कोण, ठीक है। और कोई बिंदु इस चतुर्भुज के अंदर दे देगा तो उसे अंतःभाग में बोल देंगे, और बाहर दे देगा तो उसे बाह्य भाग में बोल देंगे। और चलिए हम लोग समझ लेते हैं चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है। चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज के प्रकार हम लोग समझ लेते हैं। और देखिए पहले में हम लोग समझ लेते हैं कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। समलंब रहेगा, समलंब चतुर्भुज,
ठीक है। देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है ना कि ऐसा चतुर्भुज होता है ना जिसका एक भुजा समानांतर हो, मतलब दो भुजाएं आपस में समानांतर रहेंगी। चलिए हम बना करके दिखा देते हैं आपको। देखिए एक इसमें से ना एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसको मिला देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको हमने इस तरह से बना दिया, ठीक है। तो देखिए यह वाली भुजा ना इस भुजा के समानांतर है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज में ना बस कोई चतुर्भुज तो रहेगा, मतलब चार भुजाएं रहेंगी, बंधाकृति तो रहेगा चतुर्भुज में। देखिए और ना एक भुजा समानांतर हो, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसकी दूरी आप नापेंगे ना, तो जो यहाँ पर आप दूरी नापेंगे तो वह आप कहीं पर नापेंगे। समलंब जैसे समानांतर का मतलब ये यही होता है ना कि मतलब आप कहीं पर भी नापें। जैसे देखिए यहाँ पर जो हम लोग का ये स्केल है ना, यह आपस में समानांतर होता है, ठीक है। आप यहाँ पे स्केल को यहाँ से यहाँ तक नापे या यहाँ कहीं पर भी यहाँ से यहाँ तक नापे तो यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी, इसका सेम ही आएगा, ठीक है। जो इसकी यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है, ठीक है, यह क्या है, समानांतर है, ठीक है आपस में। तो देखिए यहाँ पर भी यह क्या है, समानांतर ही। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग लंबवत नापेंगे ना यहाँ पर कहीं पर भी, ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं कि इधर नापेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर जो मिल ही नहीं रहा, यहाँ तक जहाँ तक मिला है यहाँ तक अगर यदि आप नाप रहे हैं ना लंबवत, तो यहाँ पे आपस में समानांतर रहेगा, ठीक है। मतलब बस इसमें एक ना जैसे चतुर्भुज में बस एक भुजा समानांतर होनी चाहिए, ये भुजा समानांतर है। चलिए एक और हम लोग चित्र बना देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हमने चतुर्भुज बना लिया। देखिए यह वाली भुजा इस भुजा के समानांतर है। समानांतर मतलब है कि यहाँ पर आप कहीं पर नाप रहे हैं ना, इसके और इस बिंदु के बीच में दूरी लंबवत नापेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो नापेंगे आप दूरी आएगा वही यहीं पर, जैसे हम इस तरह बना देते हैं डॉट लाइन से, ठीक है। इस तरह से आप नाप रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, तो यहाँ पर यह क्या आएगा, लंबवत यदि नाप रहे हैं तो आपको हमेशा इन दोनों के बीच की दूरी समान मिलेगी, ठीक है। यही होता है समानांतर, दोनों के बीच की दूरी। आप अगर दो रेखाएं आपस में समानांतर है ना तो उनको आप कहीं पर आपस में मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। और हमेशा उन दोनों के बीच की दूरी हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। यही होता है समलंब चतुर्भुज। चलिए इस बात को हम लोग लिख देते हैं। ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक भुजा, जिसमें एक नहीं दो भुजाएं, ठीक है, दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, समलंब चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। और अब हम लोग समझ लेते हैं दूसरा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज। अच्छा समांतर चतुर्भुज क्या होता है ना, देखिए ऐसा चतुर्भुज रहेगा ना जिसकी चारों भुजाएं आपस में ना जैसे आमने सामने की भुजाएं आपस में समानांतर रहेंगी, ठीक है। चलिए हम इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। हमने इस तरह से बना दिया एक चतुर्भुज। और देखिए इस चतुर्भुज में ना यह वाली भुजा इस भुजा के भी समानांतर है, ठीक है। और यह वाली भुजा जो है आमने सामने की जो भी भुजाएं हैं वो आपस में क्या है, समानांतर है, ठीक है। यह वाली भुजा जैसे हम ए बी सी डी इस तरह से नामकरण कर देना, तो ए बी भुजा सी डी के समानांतर है और ए डी जो भुजा है वह बी सी के समानांतर है, ठीक है। और चलिए इस बात को हम लोग लिख देते हैं कि समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं, ठीक है, समांतर होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में जो भी है इसके आमने सामने का जो भी भुजा बनेगा, ठीक है, यहाँ पर इसके जो सामने बन रहा है ये इसके समानांतर हो जाएगा, ये भुजा ये भी भुजा इसके सी डी के समानांतर हो जाती है, ये हो जाएगा हम लोग का समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में ना इसका तो गुण आ ही जाएगा, क्योंकि देखिए एक इसमें होता है कि समलंब चतुर्भुज में सिर्फ ये होता है कि एक भुजा क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, है ना। एक भुजा जैसे कि यहाँ पे सम्मुख भुजा, ठीक है, सम्मुख भुजा का एक युग्म जो है बन रहा है, ठीक है, एक जोड़ा इसमें क्या हो, समानांतर हो, तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। परंतु यह इसमें नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समानांतर में दोनों आपस में समानांतर में सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समानांतर है, परंतु यहाँ पे सम्मुख भुजाओं का सिर्फ एक युग्म समानांतर होना चाहिए समलंब चतुर्भुज में, ठीक है। चलिए अब तीसरा में हम लोग आयत समझ लेते हैं। चलिए आयत क्या होता है, चलिए हम एक आयत यहाँ बनाते हैं। देखिए
चलिए, तो इस तरह से हमने एक आयत बना दिया। ठीक है, देखिए आयत में क्या होता है ना कि प्रत्येक कोण इसका 90 अंश का होता है। ठीक है, सभी कोण 90 अंश का होगा। देखिए यह वाली जो इसकी सम्मुख भुजाएं हैं ना, सम्मुख भुजाओं का युग्म जो होगा वो आपस में समानांतर भी होगा। ठीक है, समानांतर और साथ ही साथ बराबर भी होगा, इसमें भी होगा, है ना। समांतर चतुर्भुज में बराबर तो ये है ही। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे यह सम्मुख भुजाओं का यह युग्म ना समानांतर के साथ साथ अब क्या हो गया, ये भी समानांतर इसके है ना, सम्मुख भुजाओं का युग्म समानांतर होगा और प्रत्येक कोण इसमें 90 अंश का हो गया। ठीक है, इसमें नहीं है। ठीक है, परंतु इसमें क्या होगा, आयत रहेगा तो उसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का रहेगा और सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या होगा, आपस में समानांतर और बराबर, तो इसमें भी रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग इस बात को लिख देते हैं। आयत में सभी कोण, अंतःकोण चाहे तो लिख दे सकते हैं, आयत में सभी कोण समकोण होते हैं। ठीक है, मतलब 90 अंश। ठीक है, समकोण होते हैं तथा सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है, समांतर होता है। ठीक है, समांतर भी रहेगा, बराबर भी रहेगा। ठीक है, समांतर रहेगा और यहाँ पे समूह भुजाओं का युग्म समानांतर रहेगा और प्रत्येक कोण 90 अंश का भी रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हम लोग का आयत। इस तरह से हम लोग का समलंब चतुर्भुज भी हो गया। समलंब चतुर्भुज में ये होगा कि एक भुजा सिर्फ क्या रहेगी, समूह भुजाओं का एक युग्म सिर्फ समानांतर होगा एक दूसरे के। ठीक है, ये इसके समानांतर है तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये आमने सामने का समानांतर बनाया था हमने। ठीक है, इस तरह से एक जोड़ा तो समानांतर होगा। ठीक है, वही होता है हम लोग का समलंब चतुर्भुज। अच्छा, समांतर चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ना जो आमने सामने की जो भुजाएं रहेंगी ना, ये आपस में समानांतर होगा, दोनों जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने समानांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म में क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। ठीक है, और आयत में क्या हो जाएगा, है ना, समानांतर तो आपस में जो सम्मुख भुजाओं का युग्म है ये तो समानांतर तो रहेगा ही, और लेकिन प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चौथा समझ लेते हैं, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। ठीक है, चलिए एक पहले हम लोग समचतुर्भुज बनाते हैं। देखिए इस तरह से हमने एक समचतुर्भुज बना दिया। ठीक है, ABCD हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं। अच्छा, समचतुर्भुज कैसे कब कहेंगे, देखिए यहाँ पे ना जो समूह भुजाएं का युग्म हो ना वो समानांतर तो रहेगा ही, आपस में समांतर तो रहेगा ही, लेकिन इसमें सभी भुजा भी बराबर रहेगा, है ना। यहाँ पे एक भुजा, ये जो भी जितनी भुजाएं हैं सब आपस में बराबर रहेंगी। ठीक है, चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं, ऐसा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज इसको हम क्यों करें, क्योंकि देखिए ये वाली भुजा इसके समानांतर है, ये वाली भुजा आमने सामने की जो समूह भुजाएं ये समानांतर है, तो इसी को कहते हैं समांतर चतुर्भुज। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, सभी आपस में जो भुजाएं हैं, चार भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर नहीं होगा तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो वही हो जाएगा हम लोग का क्या, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं, समचतुर्भुज। ठीक है, उस समचतुर्भुज कहते हैं। इसमें देखिए जो आमने सामने की भुजाएं हैं ना ये समानांतर तो रहेंगी, है ना, ये भी इसके समानांतर है। AD जो है वो BC के समानांतर है, AB जो है वो CD के समानांतर है। समानांतर तो है, परंतु इसमें क्या हो गया, एक खासियत कि यह सभी भुजाएं आपस में बराबर है, सभी आपस में बराबर है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, लेकिन वही समांतर चतुर्भुज में क्या होता था कि आमने सामने का बराबर होता था, बराबर और समानांतर, आमने सामने का बराबर समानांतर। चलिए हम लोग पाँचवा में वर्ग को समझ लेते हैं, वर्ग। ठीक है, चलिए वर्ग एक पहले हम लोग यहाँ पे वर्ग बना दें। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग का वर्ग बन गया। वर्ग की खासियत क्या रहेगी, ये आमने सामने की भुजाएं तो आपस में समानांतर रहेंगी, समूह जितनी भुजाएं ये अभी समानांतर रहेंगी, साथ ही साथ सब भुजा बराबर है, यह भुजा इसके बराबर, यह वाली भुजा सब आपस में बराबर, और प्रत्येक कोण 90 अंश। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, 90 अंश। वर्ग में क्या होता है,
कि सभी भुजाएं, तो ये देखिए हम सम्मुख भुजाएं जितनी भी रहेंगी ये तो समानांतर रहेंगी, ये भी ये भुजा इसके समानांतर है। चलिए यदि नामकरण करना रहेगा तो ए बी सी डी है ना, ए बी भुजा है वह सी डी के समानांतर है, ठीक है। और यहाँ पर जो ए डी है वह बी सी के समानांतर है, समानांतर साथ में चारों भुजाएं आपस में बराबर है, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर होने के बाद और क्या हो गया, इसमें कोण जो हो गया वो कितना हो गया, 90 अंश का हो गया सब प्रत्येक कोण, ठीक है। इसे ही वर्ग कहते हैं। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं, ऐसा रहेगा, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं तो समानांतर रहेंगी, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर हो, ठीक है, समानांतर हो तथा सभी भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश हो, ठीक है, तथा प्रत्येक कोण समकोण लिख देते हैं, प्रत्येक कोण समकोण हो, ठीक है। चाहे तो इसको हम लोग ए भी लिख सकते हैं, इस हिसाब से भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके समचतुर्भुज के सभी गुण इसमें उपस्थित हैं, ठीक है। बस ऐसा लिख देंगे कि ऐसा मतलब ऐसा समचतुर्भुज, ठीक है। इसको इस तरह से लिखना रहेगा वर्ग को, तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसा समचतुर्भुज जिसमें क्या हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, ठीक है। इसमें कोणों के बारे में नहीं चर्चा किया गया था, लेकिन इसमें क्या रहेगा, मतलब कोण भी बताना पड़ेगा कि सब क्या है, समकोण है, सब 90 अंश का कोण है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए ये वाली भुजा इस भुजा के समानांतर थी, ये वाली भुजा इस भुजा के समानांतर थी, तो देखिए समानांतर तो ये भी है, इसके समानांतर, ये भी इसके समानांतर है। और देखिए और यहाँ पर ना सभी भुजा बराबर थे आपस में, ठीक है, सभी भुजा बराबर था। तो यहाँ पर देखिए यह वाली इसमें भी क्या है, सभी भुजा बराबर है, ठीक है, यह भुजा सब भुजा आपस में बराबर है, लेकिन इसमें कोण के बारे में नहीं बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और इसमें हम लोग कोण के बताना पड़ेगा कि इसमें 90 अंश का ही होना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग उसको वर्ग कहेंगे, सभी कोण 90 अंश का होना चाहिए। परंतु देखिए तो हम लोग लिख देंगे ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो उसे वर्ग कहते हैं, ठीक है। परंतु हमने इस तरह से लिख दिया कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें कि सम्मुख भुजाओं का युग्म समानांतर हो, ठीक है, सम्मुख भुजाओं का युग्म समानांतर होना चाहिए और सभी आपस में सभी भुजाएं बराबर भी होनी चाहिए तथा प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, है ना। तो हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया। चलिए आ जाते हैं हम लोग छठा। चलिए हम लोग पतंग के बारे में समझ लेते हैं, पतंग क्या होता है। देखिए चलिए इसकी भी हम लोग एक आकृति बनाते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से, चलिए आसानी से बनाने के लिए हम लोग थोड़ा इस तरह से लाइन खींच देते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से भी बना देते हैं हम लोग, और फिर हम लोग यहाँ पे इसको हमने मिला दिया, ठीक है। तो अब ये हम लोग का जो आकृति बना ना, चलिए इसको नहीं समझेंगे, ये वाला नहीं है, ठीक है। और ये जो भुजाओं से मिलकर बन रहा है ना, यह, ठीक है, इस तरह से यह जो बन रहा है आकृति, यही हम लोग का पतंग कहलाता है ना। चलिए इसका अगर यदि हमको नामकरण करना रहेगा तो ए बी सी डी हम लोग नामकरण कर देंगे, ठीक है। देखिए यह वाली जो भुजा है इसमें इस वाली भुजा के बराबर रहेगी, ठीक है, यह वाली, और जो यह वाली भुजा है इसमें इस वाली भुजा के बराबर रहेगी, ठीक है। तो ये होता है पतंग, ठीक है। पतंग में चलिए इसी तरह से पतंग होता है, चलिए हम एक चित्र ही बना देते हैं इस तरह से पतंग का, ठीक है। ऐसे होता है और फिर यह ऐसे, ठीक है। यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर रहेगी और यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे, पतंग कह देंगे, ठीक है। चलिए एक बार और हम बता देते हैं आपको चतुर्भुज के प्रकार, एक ही जगह पर हम लोग सबको बताते हैं। देखिए चतुर्भुज के प्रकार, तो देखिए हम लोगों ने पहला पढ़ा कि समलंब चतुर्भुज, ठीक है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज किसको कहेंगे, जिसमें ना सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बस समानांतर हो, ठीक है। इस तरह से एक युग्म यदि समानांतर है, यह वाली भुजा इस भुजा के समानांतर है, ठीक है। 4 भुजाएं हों और उसमें सिर्फ एक भुजा, ठीक है, एक भुजा जो मतलब सम्मुख भुजाओं का एक युग्म जो हो वो समानांतर हो आपस में, तो उसे हम लोग बोल देंगे समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। चलिए और दूसरा हम लोग समझ लेते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अच्छा समांतर चतुर्भुज क्या कहेंगे, किससे कहेंगे, देखिए एक भुजा समानांतर मतलब चतुर्भुज में ना सिर्फ सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर था तो समलंब चतुर्भुज हुआ, परंतु अब क्या हो जाएगा, दोनों हम लोग का समानांतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसी तरह से बना देते हैं। देखिए अब ये वाली भी भुजा सम्मुख भुजाओं का
यह युग्म भी आपस में समानांतर है और यह वाला युग्म भी समानांतर है आपस में, ठीक है। दोनों युग्म सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समानांतर हो गया, तो ये हम लोग का समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। इसमें दोनों युग्म समानांतर हो गया और इसमें एक युग्म समानांतर था, तो ये हम लोग का समलंब चतुर्भुज था, ठीक है। चलिए तीसरा में हम लोग समझ लेते हैं आयत के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब आयत में क्या हो जाएगा, है ना। चलिए इस तरह से हम लोग आयत बना देते हैं। आयत में यह हो जाएगा कि सम्मुख भुजाएं तो आपस में बराबर रहेंगी, यहाँ पर भी बराबर है, ठीक है। यहाँ पर भी ये बराबर और समानांतर होती हैं सब, बराबर और समानांतर। तो यहाँ पर देखिए बराबर है और समानांतर भी है, बराबर और समानांतर भी है। यह वाले भी भुजा जो है सम्मुख भुजाओं का युग्म, दोनों युग्म बराबर और समानांतर हो, लेकिन इसमें एक खासियत आ जाता है, यहाँ पे प्रत्येक कोण क्या हो जाता है, 90 अंश का हो जाता है, ठीक है। चलिए अब और हम लोग चौथा में समझे थे सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, ठीक है। तो देखिए ऐसा इसमें चतुर्भुज आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे सम्मुख भुजाओं का युग्म तो समानांतर तो आपस में रहेगा ही, सम्मुख भुजाओं का युग्म समानांतर रहेगा, ठीक है। सम्मुख जो भी भुजाएं वो आपस में समानांतर रहेगी, ये इसके साथ में सभी भुजा, ये सम चतुर्भुज मतलब सम मतलब सभी यहाँ पे बराबर रहेगा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, सब चारों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी, यही हो गया हम लोग का सम चतुर्भुज, ठीक है। अच्छा, हम पाँचवा में समझ लेते हैं वर्ग को। वर्ग, चलिए यहाँ पे एक वर्ग की आकृति हम लोग बना देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग, ठीक है। वर्ग में क्या हो गया कि देखिए यह वाली भुजा, चारों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी, इसमें समानांतर तो सभी रहेगा, ठीक है। मतलब सम्मुख भुजाएं समानांतर रहेंगी, ये वाली भुजा इसके समानांतर है, यह वाली भुजा इसके समानांतर है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक हम बना देते हैं बड़ा सा, ठीक है। यह वाली भुजा इस भुजा के समानांतर है, ठीक है। सम्मुख भुजाओं का युग्म आपस में समानांतर है तथा सभी भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। और प्रत्येक कोण इसमें 90 अंश का होगा, ठीक है। कोण भी सभी 90 अंश का होना चाहिए और सभी भुजा भी बराबर होना चाहिए और सम्मुख भुजाओं का युग्म भी समानांतर होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का वर्ग। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा पतंग के बारे में समझ लेते हैं। अब चलिए पतंग क्या होता है, चलिए इस तरह से हम एक पतंग की आकृति बना देते हैं, ठीक है। यह हो गया हम लोग का पतंग, यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर रहेगी, यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर रहेगी, तो इसे हम लोग कह देंगे कि पतंग है हम लोग का, ठीक है। यहाँ पर चलिए हम लिख देते हैं ये हम लोग का पतंग हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग पतंग बना देंगे, ठीक है, यहाँ पे। और यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर, यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर। चलिए हम लोग अभ्यास पे आ जाते हैं। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 10A को, 10A को हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए तो इसमें हम लोग हल करेंगे, पहला प्रश्न है ना, तो इस तरह से हम लोग को चलिए ABCD करके दिया हुआ है ना, तो चलिए A को हम लोग लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग चलिए पढ़ते हैं पहले। देखिए हमें दिया हुआ है ना कितनी भुजाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चतुर्भुज ABCD के बारे में बोला है, आकृति 10.17 को, इसी को देखना है हम लोग को, ठीक है। चतुर्भुज ABCD में यहाँ पे ABCD एक चतुर्भुज हम लोग को बनाया हुआ है, ठीक है। अब पूछा है कि कितनी भुजाएं होती हैं, तो कोई भी चतुर्भुज होता है, देखिए 1 2 3 4, 4 भुजाओं से मिलकर ये चतुर्भुज बनता है, ठीक है। तो 4 भुजा हो जाएंगी। चलिए जैसे जैसे उत्तर आ रहा है हम लोग लिखते भी जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कितनी भुजाएं हैं, तो हम लोग इसको लिख देते हैं 4, 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। चलिए और B को देखते हैं। देखिए B हमें दिया हुआ है ना कितने अंतःकोण है, तो देखिए यहाँ पर 1 अंतःकोण, 2 अंतःकोण, 3 अंतःकोण, 4 अंतःकोण, 4 ही अंतःकोण होता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग का हो गया 4, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं C वाले प्रश्न पे ना। चलिए C हमें दिया हुआ है, C हमें प्रश्न दिया हुआ है ना, सम्मुख कोणों के कितने युग्म हैं। युग्म मतलब जोड़ा, सम्मुख कोण मतलब इस कोण के सम्मुख कोण यही वाला कोण बनेगा, है ना। इस कोण के सामने यही कोण, इस वाले कोण के सामने यही कोण, है ना। तो युग्म पूछा है, युग्म मतलब जोड़ा, तो यहाँ पे एक और जो सम्मुख कोणों का युग्म है उन दोनों को साथ में ही ले रहा है, ठीक है। तो इसको साथ में लेगा तो एक जोड़ा बनेगा और यहाँ पर हो जाएगा एक जोड़ा, मतलब कुल 2 जोड़ा। 2 जोड़ा का मतलब 4 ही होता है, 4 ही कोण है, तो मतलब 2 जोड़ा बनेगा, ठीक है। कितने सम्मुख कोणों के कितने युग्म हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2 युग्म हैं, ठीक है, 2। चलिए यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं D वाले प्रश्न पे। D हमें दिया हुआ है ना संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं। संलग्न भुजा मतलब चतुर्भुज में देखिए संलग्न भुजा, देखिए AB भुजा है, इससे कौन कौन भुजा जुड़ी हुई, देखिए यह भुजा और इस भुजा AD को ले लेंगे तो यह हम लोग का बन जाएगा संलग्न भुजा, ठीक है। और फिर इसी भुजा को इस तरह से हम लोग ले लेंगे ना, तो यहाँ पे यही भुजा इसके भी साथ जुड़ी हुई थी। एक देखिए संलग्न भुजा मतलब यहाँ पे एक भुजा यह बनी, फिर इसी को हम लोग यहाँ से ले लेंगे 2 भुजा, फिर इसी को हम लोग इससे ले लेंगे 3 भुजा, और फिर इसको हम लोग ले लेंगे इससे, तो 4 भुजा, ठीक है। संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं, तो इस तरह 4 जोड़ा बनेगा। देखिए एक जोड़ा यहाँ से इस तरह से लेंगे तो इसका और इसका 1 बना, फिर इसका और इसका लेंगे तो 2, फिर इसका और इसका लेंगे तो 3, फिर इसको और इसको लेंगे तो 4, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख देते हैं 4। चलिए आ जाते हैं हम लोग ई पे। ई हम लोग को दिया हुआ है ना कितने विकर्ण होंगे, ठीक है। कोई भी चतुर्भुज रहता है ना तो उसमें 2 ही विकर्ण होते हैं, इसमें तो दिया नहीं हुआ है, परंतु इस यहाँ से हम लोग लेकर ना यहाँ तक खींचते हैं,
यहाँ पे दोनों शीर्ष के सम्मुख शीर्षों को हम लोग मिला देते हैं ना चतुर्भुज के, तो यहाँ पर हम लोग को विकर्ण प्राप्त हो जाता है। ए से और सी को मिला देते हैं ना, तो हम लोग को विकर्ण प्राप्त हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 2 विकर्ण मिलता। तो हम लोग चलिए यहाँ पे प्रश्न हम लोग को दिया कितने विकर्ण होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक मिलाते तो 1, यहाँ से यहाँ तक मिला देते तो ये 2 हम लोग को विकर्ण प्राप्त होता, ठीक है। तो हम लोग 2 लिख दिए। चलिए आ जाते हैं ई के बाद हम लोग यफ पे। यफ हमें दिया हुआ है ना कि क्या ए बी, बी सी, सी डी और डी ए में कोई विकर्ण है। चलिए ए बी देख रहे हैं, ए बी तो हम लोग का भुजा है, ठीक है, विकर्ण नहीं है। ए बी तो भुजा है, ठीक है, ए बी में हो जाएगा। बी सी को देख रहे हैं, बी सी तो ये अभी भुजा है, चतुर्भुज का भुजा है, ठीक है। यहाँ पे सी डी को देख रहे हैं ना, तो सी डी तो ये भुजा है, विकर्ण नहीं है। यहाँ पे डी ए को देख रहे हैं, चारों भुजाएं दिया है, चतुर्भुज की 4 भुजाएं दिया है ना, इस तरह से देता ना, डी बी देता और ए सी देता और बनाता भी है ना। यहाँ पे लाइन ही नहीं खींचा हुआ है, ठीक है, और दिया भी नहीं हुआ है। यहाँ पे चारों भुजाओं को ये यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। में से कोई विकर्ण है तो यहाँ पे नहीं बन जाएगा, ठीक है, इसमें से कोई विकर्ण नहीं है, हम लोग लिख देते हैं नहीं। लोग आते हैं एफ के बाद जी पे, ठीक है। चलिए जी हमें दिया हुआ है कितने शीर्ष हैं, ठीक है, शीर्ष मतलब कोना, चतुर्भुज में कितने शीर्ष है। देखिए तो यहाँ पर शीर्ष बनेगा ए बी सी डी, है ना, कुल 4 ही शीर्ष होते हैं कोई भी चतुर्भुज में, ठीक है। कोना कितना होगा, 1 2 3 4 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष हैं, तो हम लोग इसको लिख देते हैं 4 शीर्ष हैं, ठीक है। चलिए 4, ठीक है। इस तरह से ये पहला प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है उपर्युक्त आकृति 10.17 के आधार पर अपनी पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। चलिए हम अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, मतलब हम लोग अपनी कॉपी पर लिखेंगे। हल हम लोग दूसरे वाले प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसमें भी हम लोग ए हल करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है क्यों, यहाँ पे दिया हुआ है क्षेत्र में स्थित है, हम लोग को बताना है कि किस क्षेत्र में। देखिए यहाँ पर क्यों बिंदु है ना, तो यहाँ पे देखना चतुर्भुज है या अंतर क्षेत्र में स्थित है ना। अगर चतुर्भुज के अंदर है तो इसको बोल देंगे अंतर क्षेत्र, या फिर और जैसे बाह्य क्षेत्र में रहेगा कोई बिंदु तो उससे हम लोग बोल देंगे कि बहिर्भाग में है या बाह्य भाग में है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्यों जो है, तो क्यों देख रहे हैं कि चतुर्भुज के अंतर क्षेत्र में है, तो इसे हम लोग लिख देंगे अंतर क्षेत्र। तो यहाँ पे क्षेत्र तो दिया हुआ है, क्यों हम लोग सिर्फ लिख देते हैं यहाँ पे अंतर, ठीक है। चलिए क्यों हम लोग का अंतर क्षेत्र में हो गया, ठीक है। अब आर पे आ जाते हैं। आर को बोला है कि किस क्षेत्र में है, तो आर देख रहे हैं कि इस चतुर्भुज से ही बाहर है, ठीक है। तो यह हम लोग का, चलिए बी को हम लोग लिख देंगे, या बाह्य क्षेत्र में हम लोग का बनेगा। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बाह्य, ठीक है। यहाँ से बाह्य क्षेत्र में ही दिया हुआ है, ठीक है, क्षेत्र में स्थित तो दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर भर देंगे बाह्य, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे सी वाले प्रश्न पे ना। तो सी हमें दिया हुआ है टी स्थित है, टी कहाँ पर स्थित है, तो हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पे टी जो है, यहाँ पे सी डी जो भुजा है उसी पर स्थित है, टी यहीं पर नहीं, तो इस भुजा पर स्थित है। तो हम लोग यहाँ पर दिया भी हुआ है टी स्थित है, तो हम लोग लिख देते हैं टी है वह भुजा किस पर, सी डी लिखें या डी सी लिख दें, तो हम चलिए लिख देते हैं भुजा सी डी लिख देते हैं, सी डी पर, बाकी तो यहाँ पर दिया हुआ है स्थित है, ठीक है। तो यहीं भरा जाएगा भुजा सी डी पर स्थित है। चलिए तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर 2 हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया है किसी चतुर्भुज ए बी सी डी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं तीसरा प्रश्न में, वो भी हम लोग ए हल करेंगे, है ना। चलिए तो ए हम लोग को दिया हुआ है ना, 2 शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है, ठीक है। 2 जैसे है ना, यहाँ पे शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है, तो विकर्ण जैसे बनेगा कब, देखिए इस तरह से हमने ए बी सी डी जो चतुर्भुज था उसको बना लिया, ठीक है। अब विकर्ण हमको बनाना है ना, तो यहाँ पे दोनों आपको सम्मुख, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डी और बी को मिला देंगे तभी आपको विकर्ण बनेगा, ठीक है, जो सम्मुख शीर्ष है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ए और जब सी को मिलाएंगे तब आपको विकर्ण मिलेगा, ठीक है। किसी चतुर्भुज में 2 ही विकर्ण हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 2 विकर्ण बना, तो देखिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2 सम्मुख शीर्षों को, है ना, 2 यहाँ से मिला देंगे सम्मुख शीर्षों को, इसको तो 1 विकर्ण मिल जाएगा, और मान लेते हैं इसी को मिला रहे हैं तो आप मिला देंगे यहाँ पे, तो विकर्ण आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सम्मुख भरा जाएगा, ठीक है, 2 या दोनों सम्मुख शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे सम्मुख भरा जाएगा, सामने वाला मिलाएंगे तभी आपको विकर्ण प्राप्त होगा, ठीक है। 2 सम्मुख शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है, ठीक है। इस तरह से ये वाला हम लोग का हल हो गया। और चलिए बी पर हम लोग आ जाते हैं। बी हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ए शीर्ष ए और को मिलाने से विकर्ण, अच्छा हमको विकर्ण बनाना है तो शीर्ष ए का इस्तेमाल करना है, तो ए के हम लोग का फिर ये किसके साथ विकर्ण बनाएगा, यहाँ पे शीर्ष सी के साथ बनाएगा, ठीक है। ए और सी को मिलाएंगे तभी आपको विकर्ण मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भरा जाएगा शीर्ष ए और शीर्ष सी को मिलाने से, ठीक है, विकर्ण बनना है। तो हम लोग लिख देते हैं शीर्ष सी
को मिलाने से विकर्ण बनता है। ठीक है, बाकी बस हम लोग को इतना ही भरना है। बाकी यहाँ पर दिया हुआ है कि शीर्ष ए और शीर्ष सी को मिलाने से विकर्ण बनता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग सी पे आ जाते हैं। सी हम लोग को दिया हुआ है, सी हमें प्रश्न दिया हुआ है ना, शीर्ष डी और यहाँ पे विकर्ण डी बना रहा है। ठीक है, तो शीर्ष जब आप डी को मिलाएंगे ना तो देखिए डी यही है, जब इसको हम मिलाएंगे ना तो यहाँ पे बी से मिलाना पड़ेगा, शीर्ष बी से। ठीक है, शीर्ष डी और शीर्ष बी को मिलाने से विकर्ण बनता है। ठीक है, शीर्ष डी और शीर्ष बी भरा जाएगा, शीर्ष बी को मिलाने से विकर्ण बनता है। चलिए, और हम लोग आ जाते हैं चतुर्भुज का एक विकर्ण इससे त्रिभुजों में विभाजित करता है। देखिए चलिए, एक हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हम लोगों ने चतुर्भुज बना दिया, ए बी सी डी नामकरण कर दिया। तो इस तरह से हमने चतुर्भुज बना दिया ना, और यहाँ पर हमें दिया हुआ एक विकर्ण। ठीक है, चतुर्भुज का एक विकर्ण। चलिए, तो एक ही विकर्ण हम लोग बना देते हैं। यहाँ से कहीं से भी एक विकर्ण खींच दीजिए। एक विकर्ण हमने खींच दिया तो बोला है कि त्रिभुजों में विभाजित करता है ना, तो चतुर्भुज का ना दो त्रिभुजों में विभाजित करेगा। देखिए, एक विकर्ण हमने इस तरह से मिला दिया, तो इस तरह से हमने विकर्ण को मिला दिया ना। देखिए यहाँ पर आपको त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर इस तरह से डी ए बी। ठीक है, डी ए बी जो ये आपको मिल रहा है, ये हम लोग का त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, एक ये त्रिभुज बना, और यहाँ पे देखिए एक इस तरह से जाएंगे, है ना, डी सी मतलब बी सी डी या डी सी बी बोले, यह एक आपको दो त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे कोई भी चतुर्भुज रहेगा उसका भी एक विकर्ण मिला देंगे ना, तो इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को भरना है कि चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए डी वाले को हल करते हैं, दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं 2। इस तरह से तीसरा प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग हल चौथे वाले प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें भी हम लोग ए हल करेंगे। चलिए, इसमें ए हमें दिया हुआ है ना कि सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं यहाँ पर होती हैं। देखिए सम चतुर्भुज, थोड़ा सा हम यहाँ पर चित्र बना देते हैं। यहाँ पर ए में हम लोग को सम चतुर्भुज बनाना है ना। चलिए, सम चतुर्भुज। ठीक है, देखिए सम चतुर्भुज क्या होता है, देखिए इसमें ना सम्मुख भुजाएं तो इसकी समानांतर रहेंगी। ठीक है, सम्मुख भुजाएं, ये वाली भुजा इस भुजा के समानांतर, ये वाली सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर रहेंगी, तथा सभी भुजा आपस में बराबर रहेगा। ये वाली भुजा सब भुजा ना आपस में बराबर रहेगा। ठीक है, तो यही होता है हम लोग का सम चतुर्भुज। सम्मुख भुजाएं समानांतर रहेंगी, और यहाँ पे और सम्मुख भुजाएं समानांतर, ये वाली इसके, और सभी भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं की बात किया ना, तो चारों भुजाएं इसमें बराबर ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बराबर, चारों भुजाएं बराबर रहेगा, बराबर। और बाकी सब इसमें दिया हुआ है, सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर भरा जाएगा और होती हैं, दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से यह हो गया। चलिए, अब हम लोग बी पे आ जाते हैं। देखिए बी हमें दिया हुआ है ना, आयत के कोण समकोण होते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोग बना देते हैं बी में आयत। ठीक है, चलिए आयत लिख देते हैं। देखिए आयत को हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। आयत की क्या खासियत होती है कि आमने सामने का भुजा बराबर और समानांतर तो रहेगा ही, समानांतर भी रहेगा, और यह वाला भुजा इसके भी समानांतर, प्रत्येक कोण 90 अंश का। ठीक है, सभी कोण क्या होगा, 90 अंश का। यह समानांतर और बराबर तो रहेगा ही। ठीक है, यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर, और यह वाली भुजा इस भुजा के समानांतर। समानांतर का मतलब ये होता है ना कि इस भुजा को आप ना कहीं पर भी इस तरह बढ़ाते चले जाएंगे ना, तो कभी इनके बीच की दूरी कभी आपस में मिलेंगी नहीं। ठीक है, जितना दूरी यहाँ पर है, अब यहाँ पर बढ़ाते आप जितना भी दूर चले जाएँ, कभी ये आपस में मिलेगा नहीं। मतलब जितनी दूरी यहाँ पर रहेगा, वहीं आप कितना इधर बढ़ाएं चाहे इधर बढ़ाएं, हमेशा यह दूरी क्या रहेगी, उतनी ही दूरी बनी रहेगी। अगर यहाँ पर इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर आप बनाते चले गए, है ना, तो कहीं पर भी नापेंगे तो आपका 5 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, यही होता है समानांतर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यह भुजा समानांतर तो है ही, दोनों सम्मुख भुजाएं समानांतर रहेंगी और बराबर रहेंगी, और यहाँ पर भी सम्मुख भुजाएं समानांतर और बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यही होता है हम लोग का आयत। तो यहाँ पर जब कोणों की बात किया है ना, तो सभी कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। तो आयत के हम लोग से लिख देते हैं सभी कोण, यहाँ चारों कोण लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं आयत के चारों कोण। ठीक है, चारों लिख देते हैं, चारों कोण समकोण होते हैं। ठीक है, इस तरह से यह भी हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग सी वाले पे। सी हमें दिया हुआ है वर्ग। चलिए अब वर्ग थोड़ा हम लोग एक आकृति बना देते हैं वर्ग का। सी में हमें वर्ग दिया हुआ है। अच्छा, वर्ग की क्या खासियत होती है, देखिए वर्ग हम एक बनाते हैं। देखिए वर्ग में यह होगा ना, यह वाली भुजा इसके समानांतर। ठीक है, सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर रहेंगी, यह वाली भुजा इसके समानांतर है। ठीक है, और देखिए चारों भुजा, यह वाली जितनी भुजा बराबर रहेगी, मतलब इस भुजा की जितनी लंबाई रहेगी ना,
ये चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर रहेगी, ठीक है। और तथा वर्ग है ना, तो वर्ग में क्या होगा, प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, समकोण होगा, ठीक है। सभी कोण इसमें 90 अंश का होगा, सम्मुख भुजाएं समानांतर होंगी, ये वाली इसके समानांतर, ये वाली इसके समानांतर, और चारों भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं इसमें से क्या दिया, वर्ग की भुजाएं बराबर होती है ना, तो वर्ग की चारों भुजाएं इसमें पहले में चारों भरा जाएगा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और यहाँ पे सभी कोण समकोण होता है, और यहाँ पर हम लोग को चारों कोण लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसी अंतःकोण की बात कर रहा है, चारों कोण। चलिए हम लोग लिख देते हैं, पहले में यहाँ पर आप भरेंगे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, वर्ग की चारों, बाकी यहाँ पर दिया हुआ है चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण समकोण होते हैं, हम लोग लिख देते हैं चारों कोण, बाकी यहाँ से दिया हुआ है चारों कोण समकोण होते हैं, ये चीज़ दिया हुआ है, चारों भरेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी चारों भरेंगे। चलिए अब हम लोग डी वाले पे आ जाते हैं। चलिए डी में हमें दिया हुआ है ना कि यहाँ पर दिया हुआ है कि समलंब चतुर्भुज की भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है, ठीक है। चलिए हम लोग डी में एक समलंब चतुर्भुज बना देते हैं। डी में हम लोग को बनाना है समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज की एक खासियत होती है ना कि यहाँ पर या तो ये वाला मतलब इस तरह से हमने बना दिया, ठीक है, चलिए इस तरह से हमने बना दिया, तो या तो ये वाला समानांतर हो जाए, या तो चलिए इस तरह से हम लोग बना देते हैं, इस तरह से कोई समानांतर कर देते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे ही हम लोगों ने बना दिया है ना, या तो ये वाला समानांतर हो गया है ना, बस, या इसमें होगा ना सम्मुख भुजाओं का एक युग्म ही समानांतर होगा, ठीक है, या तो ये वाला समानांतर हो गया, या तो ये वाला समानांतर हो गया, इस तरह से हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। अब ये समानांतर है तो ये वाला समानांतर नहीं है, ठीक है, बस एक युग्म क्या हो, समानांतर होना चाहिए उसमें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज की भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है ना, तो यहाँ पे सम्मुख भरा जाएगा है ना, सम्मुख भुजाओं का या तो ये वाला समानांतर हो जाए या तो ये हो जाए है ना, कोई एक युग्म समानांतर होता है ना, समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं में, ठीक है, कोई एक युग्म समानांतर होता है आपस में, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का, सम्मुख भरा जाएगा यहाँ पे, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है ना, सम्मुख ही भरा जाएगा है ना, आमने सामने का एक युग्म कोई ना कोई समानांतर ही होगा, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।